भारत गांधी के बाद रामचंद्र गुहा। अनुवादक विकास झा। प्रस्तुत है भाग 6। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन ऐसे लोगों में गांधी जी अकेले नहीं थे जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने के दिन जश्न मनाने के बजाय शोक मनाने का फैसला किया था। सरहद के उस पार पाकिस्तान में जहां आज़ादी एक दिन पहले ही मिल गई थी, मशहूर शायर फैज़ ने लिखा था, ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर वो इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं। फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफ़ीना-ए गमे दिल। अर्थात कैसी दागदार रोशनी के साथ निकली है यह सुबह जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जब हम इस सफ़र में निकले थे हमने ऐसी सुबह की तो कल्पना नहीं की थी। हमारी कल्पनाओं की सुबह तो उस मुकाम की तरह थी जैसे कोई आसमान की चादर पर चलते हुए जगमगाते तारों के पास पहुंच जाए, या जैसे कि रात में समंदर की धीमी लहरों को उसका किनारा मिल जाए। आखिर कहीं तो गम से भरे इस दिल की नैया को भी किनारा तो मिलेगा। फैज़ की इस कविता में बंटवारे से ज़्यादा गुस्सा बंटवारे की कीमत पर है, जिसमें काफ़ी खून खराबा बहाया गया था, क्योंकि कम से कम 1945 के आखिर तक या शायद उससे पहले ही थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा था कि पाकिस्तान का बनना अनिवार्य हो चला है। इसे अब कांग्रेस के द्वारा लाख सा हृदयता के या जिन्ना द्वारा अचानक उदारता दिखाने भर से रोका नहीं जा सकता था। लेकिन शायर का गुस्सा हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि अगर बंटवारा ज़रूरी ही था तो क्या इसके लिए इतना खून बहाना भी ज़रूरी था? क्या इसके लिए इतने लोगों का जान से हाथ धोना ज़रूरी था? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें ब्रिटिश राज के आखिरी 6 महीनों की घटनाओं का फिर से अध्ययन करना होगा। 20 फरवरी 1947 को लंदन में लेबर सरकार ने घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 तक हिंदुस्तान छोड़ देंगे और वायसरॉय लॉर्ड वेबल की जगह दूसरे वायसरॉय को हिंदुस्तान भेजा जाएगा। 22 मार्च को नए वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान का कार्यभार संभाल लिया। अगले कुछ सप्ताहों तक वह अलग अलग संबंधित पार्टियों से अंग्रेज़ों की वापसी की शर्त पर वार्ता करते रहे। माउंटबेटन ने पाया कि कांग्रेस के अधिकांश नेता बंटवारे की अनिवार्यता के पक्ष में सहमत होते जा रहे हैं। वे एक संयुक्त हिंदुस्तान की आज़ादी पर रोक लगाने की तुलना में बंटवारे के तहत हिंदुस्तान के बड़े हिस्से को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद होते देखना चाहते थे। गांधी ने मुल्क की अखंडता को बरकरार रखने के लिए एक आखिरी कोशिश के तहत जिन्ना से आज़ाद भारत की सरकार का नेतृत्व संभालने का आग्रह किया, लेकिन इस प्रस्ताव को कांग्रेस का समर्थन हासिल नहीं था और जिन्ना इसे किसी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकते थे। 2 मई को वायसरॉय का चीफ ऑफ स्टाफ विभाजन की एक योजना को लेकर लंदन गया। उसे ब्रिटिश कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, लेकिन उस योजना के मसौदे में फिर से कई संशोधन करने पड़े ताकि कांग्रेस और लीग को संतुष्ट किया जा सके। वार्ता के एक दौर में तो जिन्ना ने बड़ी ही कठोरतापूर्वक पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़ने के लिए 800 मील लंबे एक गलियारे की मांग तक कर दी। माउंटबेटन फिर से उस संशोधित योजना को ब्रिटिश कैबिनेट की मंजूरी के लिए ले गए। इन सब कामों में अधिकांश महीना बीत गया। 3 जून को माउंटबेटन लंदन से वापस आए और ऑल इंडिया रेडियो पर बंटवारे की योजना का ऐलान कर दिया। उसके बाद नेहरू, जिन्ना और बलदेव सिंह अर्थात सिखों की तरफ से भी रेडियो पर अपने विचार व्यक्त किए गए। अगले दिन विधानसभा भवन में वायसरॉय ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। यहीं पर पहली बार उन्होंने घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 तक नहीं बल्कि अगस्त के मध्य में ही
हिंदुस्तान छोड़ देंगी, यानी अंग्रेज अगले 10 सप्ताहों के भीतर हिंदुस्तान को छोड़कर जाने वाले थे। इतने कम वक्त में हिंदुस्तान को छोड़ने का फैसला माउंटबेटन द्वारा खुद लिया गया था। उनके जीवनीकार फिलिप जिगलर ने उनके फैसले को यह कहते हुए सही ठहराया, एक बार सिद्धांत के तौर पर जब मुल्क का बंटवारा स्वीकार कर लिया गया तो यह अनिवार्य था कि सांप्रदायिक भावना बड़ी तेज़ी से फैलती। सत्ता हस्तांतरण में जितना वक्त ज़्यादा लगता उतना ही ज़्यादा तनाव और उतनी ही ज़्यादा हिंसा फैलती। आज पंजाब में आग लगी हुई है, कल को बंगाल, हैदराबाद या देश के उस विशाल हिस्से में यह हिंसा फैल जाती जहां हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते हैं। बंटवारे में मरने वालों की मौजूदा तादाद 2 लाख है। यह तादाद 20 लाख या 2 करोड़ तक भी पहुंच सकती थी। हकीकत में जिगलर जब ये लिख रहे थे अर्थात 1985, तब तक बंटवारे में मरने वालों की संख्या 10 लाख के करीब आके गई थी। बाद में कुछ विद्वानों ने यह कहा कि यह आंकड़ा 20 लाख तक हो सकता है। प्रश्न यह उठता है कि अगर अंग्रेज अपनी योजना के मुताबिक जून 1948 में हिंदुस्तान से चले जाते तो मरने वालों की तादाद कितनी होती। माउंटबेटन की आलोचना करते हुए एंड्रयू रॉबर्ट्स ने उन पर नरम फैसले लेने और अनिर्णय की स्थिति में होने का आरोप लगाया है। रॉबर्ट्स ने कहा कि जब भी कभी सख्त फैसला लेने की घड़ी आई तो माउंटबेटन ने बेतुका फैसला लिया। उन्होंने सांप्रदायिक संघर्षों को प्रभावशाली तरीके से कुचलने में कोताही बरती और सबसे अहम बात तो यह थी कि पंजाब सीमा बल में ज़रूरत से कम जवान आवंटित किए गए और उसे हवाई छतरी मुहैया नहीं कराई गई। जिगलर के उलट रॉबर्ट्स इस बात को स्वीकार करते हैं कि हड़बड़ी में हिंदुस्तान से वापस जाने के फैसले की वजह से कम लोगों की तुलना में हिंसा में ज़्यादा लोगों की मौत हुई। कुछ समकालीन विद्वानों की भी यही राय है कि 2 शताब्दियों में बने साम्राज्य को छोड़कर महज 2 महीनों की अवधि में वापस जाना एक निहायत ही गलत फैसला था। 1947 की गर्मियों में जो इंसान सबसे ज़्यादा संवेदनशील जिम्मेदारी निभा रहा था उसका नाम था सर एवन जेनकिंस। एवन जेनकिंस उस वक्त अविभाजित पंजाब के गवर्नर थे। मई की शुरुआत में जेनकिंस ने माउंटबेटन को लिखा कि भारत के राजनीतिक समस्या के समाधान की दिशा में कोई भी घोषणा हड़बड़ी में न की जाए। पंजाब में हमें दोनों समुदायों की तरफ से किसी भी तरह के सहयोग की जरा भी उम्मीद नहीं है, इसलिए पंजाब के विभाजन की घोषणा करना बिल्कुल ही निरर्थक कदम होगा, क्योंकि इसे कोई भी समुदाय स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन फिर भी बंटवारे का फैसला ले ही लिया गया और पंजाब का बंटवारा कर दिया गया। अब वहाँ के गवर्नर को कानून और व्यवस्था की स्थिति संभालनी थी। 30 जुलाई को उसने फिर से माउंटबेटन को लिखा कि विभाजन के साथ आज़ादी की घोषणा ने लोगों में उत्साह पैदा करने की जगह पर उन्हें उत्तेजित कर दिया है। मुसलमानों ने उम्मीद लगा रखी थी कि उन्हें पूरा पंजाब मिलेगा, जबकि हिंदुओं और सिखों को यह भय सता रहा था कि वे लाहौर को खो बैठेंगे। गवर्नर ने बहुत खिन्न होकर टिप्पणी की कि 3 करोड़ लोगों से बसे इलाके को जो 98 साल से एक प्रशासनिक इकाई के रूप में शासित रहे हैं, महज 6 सप्ताहों में 2 अलग अलग मुल्कों में बांट देना बहुत कठिन काम होगा। अगर वे बहुत भाईचारे के माहौल में रहते हैं और बंटवारे को स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी इस कक्षा में तैनात कर दिया गया। उन्हें यह भय सता रहा था कि जिस क्षण हिंदुस्तान को छोड़ने का फैसला सार्वजनिक होगा, अंग्रेज़ों पर हमले शुरू हो जाएंगे। भय का यह वातावरण हिंदुस्तान में रहने वाले सभी तबकों के यूरोपियंस के मन में था। यूरोपीय अधिकारी, पादरी, चाय कॉफ़ी बागानों के मालिक, अधिकारी, कारोबारी सब डरे हुए थे। 1946 की गर्मियों में एक नौजवान अंग्रेज अधिकारी ने अपने परिवार वालों को खत लिखा, जिससे उसकी भयग्रस्त मानसिकता का पता चलता है। उसने लिखा कि जब तक यह तमाशा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिक खून खराबे का रूप लेगा, तब तक शायद पूरा हिंदुस्तान हम लोगों के खिलाफ हो जाएगा। उतना वक्त पूरे देश में फैली यूरोपियन आबादी के सफाई के लिए काफ़ी होगा। हिंदुस्तान में रह रहे अंग्रेज़ों की जानो माल की सुरक्षा अंग्रेजी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर थी।
फरवरी 1947 में बंगाल के गवर्नर ने कहा, अंग्रेज़ों द्वारा भारत छोड़े जाने की घोषणा की सूरत में उसका पहला कदम यह होगा कि इससे पहले कि यूरोपियंस के खिलाफ विद्वेषपूर्ण हरकत शुरू हो, वो सेना की टुकड़ियों को बहुत जल्द उनकी सुरक्षा में तैनात कर देंगे। लेकिन इसके विपरीत हकीकत तो यह थी कि 1947 की गर्मियों में गोरे, औरत और मर्द हिंदुस्तान में सबसे सुरक्षित लोग थे। कोई भी उन्हें मारने की नहीं सोच रहा था, लेकिन उनके मन में बैठी असुरक्षा की भावना की वजह से दंगों पर काबू करने के लिए तैनात किए जाने वाले के बजाय सेना की बहुत सारी टुकड़ियां यूरोपियन कॉलोनियों के आसपास तैनात कर दी गईं। अपने आप को बचाने की भावना ही उस फैसले के पीछे भी काम कर रही थी, जिसके तहत पंजाब के बंटवारे का ऐलान आज़ादी के दिन तक टाल दिया गया था। 22 जुलाई को लाहौर का दौरा करने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने सर सिरिल रेडक्लिफ को लिखा कि वे अपना काम तेज करें, क्योंकि हर एक अतिरिक्त दिन उथल पुथल को थोड़ा कम करने में मददगार होगा। पंजाब के बंटवारे का ऐलान अगर आज़ादी मिलने से पहले कर दिया जाता तो फिर फौजी टुकड़ियों को सत्ता हस्तांतरण से पहले ही उन इलाकों में तैनात किया जा सकता था। पंजाब का गवर्नर भी इस पर जोर दे रहा था कि ज्यों ही सीमा निर्धारण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाए, जल्द से जल्द इसका ऐलान कर दिया जाना चाहिए। रेडक्लिफ 9 अगस्त को ही अपना काम पूरा कर चुके थे, लेकिन माउंटबेटन ने आखिरी घड़ी में अपना इरादा बदल दिया और 15 अगस्त के दिन ही इसे सार्वजनिक तौर पर घोषित करने का फैसला किया। इस देरी के लिए उसकी अपनी व्याख्या बड़ी विचित्र किस्म की थी। उसने कहा कि इसकी घोषणा जितनी पहले कर दी जाती, उतना ही ज़्यादा उपद्रव के लिए अंग्रेज़ों को जिम्मेदार ठहराया जाता, जो अनिवार्य रूप से होना ही था। उसी तरह सीमा निर्धारण की घोषणा में हमने जितनी देरी की, उतना ही असंतुष्ट लोगों ने अंग्रेज़ों को इस बात के लिए कम जिम्मेदार ठहराया। सिद्धांततः एक इतिहासकार को इतिहास उसी के हिसाब से लिखना चाहिए जिस हिसाब से घटनाएं घटी हों, न कि उस हिसाब से कि उस घड़ी क्या हो सकता था। लेकिन क्या अप्रैल 1947 में अंग्रेज़ों द्वारा भारत छोड़ने की एक लंबी समयावधि की घोषणा बंटवारे की तकलीफ़ को कम कर पाती? क्या अंग्रेज़ों द्वारा यह घोषणा कि वे साल भर बाद हिंदुस्तान छोड़ेंगे बंटवारे की दर्दनाक प्रक्रिया को थोड़ा कम कर पाती? क्या पंजाब में ज़्यादा तेज़ी से फौजी टुकड़ियों की बहाली और रेडक्लिफ अवार्ड की घोषणा थोड़ी पहले हो जाने से पंजाब में हिंसा को कम कर पाने में मदद मिलती? शायद हाँ, या शायद नहीं। लेकिन जैसा होना था, ब्रिटिश राज के अंतिम दिनों पर सबसे बेहतरीन श्रद्धांजलि पंजाब के एक अधिकारी ने ऑक्सफोर्ड के एक नौजवान सामाजिक कार्यकर्ता को कुछ यूं बयान की। उसने कहा, तुम अंग्रेज़ लोग निष्पक्षता के खेल में यकीन रखते हो। तुम लोगों ने हिंदुस्तान को उसी हालात में छोड़ा जैसा तुमने उसे पाया था। हालांकि मुल्क के बंटवारे की वजहों पर अभी भी बहस जारी है, लेकिन इसके परिणामों पर थोड़ा कम ध्यान दिया गया है। बंटवारे के नतीजे काफ़ी गौर करने लायक हैं, जिनका इस पुस्तक में आगे वर्णन किया जाएगा। हिंदुस्तान का बंटवारा अपने आने वाले दिनों में इस मुल्क की आबादी की संरचना, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, धर्म, कानून, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और दलगत राजनीति को गहराई से प्रभावित करने वाला था। तो यह था भाग 6। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।